गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 का विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर है पदार्थ और पदार्थ के समूह। ये हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ किसे कहते हैं, और पदार्थ का वर्गीकरण अवस्थाओं के आधार पर बताया था। उसमें बताया था कि ठोस, द्रवती, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं और उनकी क्या क्या गुण होते हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, वो आपने अपने कॉपी में कर लिए होंगे। अब सेकंड पार्ट में हम पदार्थों का वर्गीकरण अलग तरह से करेंगे। पहला वर्गीकरण होगा हमारा जल में घुलनशीलता के आधार पर, फिर पारदर्शिता के आधार पर, फिर हम वर्गीकरण करेंगे कठोरता के आधार पर, और फिर वर्गीकरण करेंगे हम चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। उसके पश्चात हम पाठ्यवस्तु में आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम अभ्यास प्रश्नों को लेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आपका सारा समझ में आ जाएगा, और जो प्रश्न आपको कराए जाएं वो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो चलिए पदार्थों का वर्गीकरण जल में घुलनशीलता के आधार पर करते हैं। बच्चों, कुछ पदार्थ तो जल में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते। अगर आप नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा थोड़ा थोड़ा लेके एक एक गिलास में डालते हैं पानी में, तो हम देखेंगे कि कुछ जैसे नमक, शक्कर और चाक पाउडर ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता। इसका मतलब किसी द्रव जैसे कोई पानी ले लें में जो पदार्थ घुल जाते हैं, घुलने वाले पदार्थों को कहेंगे घुलनशील या विलेय पदार्थ। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में नहीं घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहेंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं वो एक चीज़ में तो घुल जाते हैं लेकिन दूसरे में नहीं घुलते। जैसे पानी का उदाहरण लीजिए आप, जो आपका नमक होता है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन अगर नमक को मिट्टी के तेल में हम घोलने लगे तो उसमें वो घुलता नहीं है। इस प्रकार जल में घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण 2 तरह से कर सकते हैं, एक घुलनशील पदार्थ और दूसरे आपके अघुलनशील पदार्थ। अब दूसरा वर्गीकरण है हमारा तीसरा, पहला मैंने पहली वीडियो में किया था। तीसरा वर्गीकरण है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। बच्चों, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी होते हैं और कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में तैरने लगती हैं, इसका मतलब क्या है, वे जल से हल्की हैं, और जो वस्तुएं जल में नहीं तैरती, उसमें डूब जाती हैं, उन्हें हम जल से भारी कहते हैं। अब कुछ वस्तुओं की तालिका दी हुई है। जैसे सरसों के तेल को अगर जल के में डाल दिया जाए तो ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब सरसों का तेल जो होता है वो जल से हल्का होता है। इसी तरह से मोम है, मोम को अगर जल में डाला जाए तो तैरने लगता है, इसका मतलब मोम भी जल से क्या है, हल्का। लोहे की कील को अगर जल में आप डालोगे वो डूब जाएगी, इसका मतलब क्या है, वो जल से भारी है। इसी तरह कांच की गोली आप लेंगे, जो कंचे खेलते हैं आप, उनको जल में डालेंगे तो वो भी जल में डूब जाएगी, इसका मतलब वो भी जल से भारी है। और लकड़ी का टुकड़ा अगर आप गीला लेंगे तो वो जल में डूब जाएगा, और सूखा लेंगे तो जल में तैरने लगेगा, यानी कि सूखा लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो जल से हल्का होता है। इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का और भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि 2 तरह से वर्गीकरण हो सकता है, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ। तीसरा वर्गीकरण है पारदर्शिता के आधार पर, यानी पारदर्शिता मतलब आर पार चमकना। कुछ पदार्थों में तो आर पार चमक जाता है और कुछ में नहीं चमकता। आप लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चकोर टुकड़े लिखे और एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में उन्हें रख के देखें कि हमें कुछ चमकता है या नहीं चमकता। वे पदार्थ जिनकी आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे, पारदर्शिता। जैसे कांच और जल, इसमें आप आर पार देख सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, जैसे लकड़ी, कागज आदि। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार पूरा तो नहीं दिखता लेकिन आंशिक या धुंधला चमकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, किसी कागज पे तेल लगा लीजिए उसमें दिखेगा, और पेंट लगा कांच। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आपको एक टेबल दी हुई है,
इसमें आपको चमड़ा, मोटा कपड़ा, पतले कांच का टुकड़ा, पत्थर, ट्रेसिंग पेपर, इनमें आपको बताना है कि ये पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभासी है। आप जो भी होगा, चमड़ा जैसे चमड़ा है उसके आर पार तो चमकता नहीं, तो अपारदर्शी पे टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह मोटे कपड़े में भी अपारदर्शी में लगा देंगे, और पतले कांच का टुकड़ा क्या होगा, पारदर्शी, पारदर्शी के आगे टिक लगा देंगे। पत्थर अपारदर्शी, ट्रेसिंग पेपर पारभासी, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा चमकता है। अगला वर्गीकरण होता है कठोरता के आधार पर। कुछ पदार्थ बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, वे दबाने से भी नहीं दबते, लेकिन कुछ आपके दबाने से दब जाते हैं। तो जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं, और जो दबाने से, उंगलियों से नहीं दबते, उन्हें कठोर पदार्थ कहेंगे। आप लकड़ी, लोहा, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, इस तरह की चीज़ें, आसपास की चीज़ लेकर देख सकते हैं कौन से कठोर हैं, कौन से अकठोर हैं। यानी कि जो कठोर हैं वे नहीं दबेंगे और जो मुलायम है वे दब जाएंगे। तो कठोरता के आधार पर आपका 2 तरह का वर्गीकरण हुआ। नेक्स्ट है आपका चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक के पास लाने में उनसे चिपक जाते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनमें चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ, और जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त निकिल, कोबाल्ट आदि अनेक वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन अगर आप रबड़ ले लें, चौक ले लें, लोहे की कील लेंगे तो उसे चिपका देगा, लेकिन रबड़ चौक को नहीं चिपकाएगा, तो वे अचुंबकीय पदार्थ हो गए। तो इसमें आपकी टेबल दी हुई है चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ और चुंबक से न चिपकने वाले पदार्थ। आप इस टेबल में बनाकर अपनी कॉपी में इसमें पदार्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, यानी कि पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है। आप क्या काम करेंगे, एक चौक का टुकड़ा लीजिए, उसे पीस लो, बारीक कर लो, बारीक करके उसको छान लो, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब भी उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप, इनसे भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार के अति सूक्ष्म कणों की हम कल्पना कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते लेकिन उनकी कल्पना कर सकते हैं। बहुत जाटे छोटे कण हैं, यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनका नाम हमने अणु या परमाणु रख दिया, यानी उन्हें अणु कहेंगे या परमाणु कहेंगे। अब अणु और परमाणु के बारे में जानेंगे। अणु क्या है? अणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में हमारा रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, यानी कि जिस चीज़ का पदार्थ है उसी चीज़ का अणु आपका बना होगा, उसमें सारे गुण होंगे, वो अणु कहलाता है। यानी किसी तत्व के सभी गुण एक समान होते हैं। एक तरह के अणुओं में गुण समान होंगे, लेकिन अलग अलग तत्वों के अणुओं में अलग अलग गुण होंगे। इसी तरह परमाणु को लेते हैं। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम, यानी कि ये अणु से भी छोटा होता है, सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। ध्यान रखना है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो परमाणु होगा, सबसे छोटा। अणु और परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर, जब कई सारे परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना देंगे। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं हम? O2। इसी तरह हाइड्रोजन को H2। भिन्न परमाणुओं के संयोग से, और अगर अलग अलग परमाणु आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा हमारा यौगिक। अगर एक से मिलेंगे तो अणु बनेगा, लेकिन अलग अलग परमाणु आपस में मिलेंगे तो बनेगा आपका यौगिक, जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मूल इकाई है, यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो है परमाणु। यहाँ यह बात ध्यान रखें, ऐसे सूक्ष्म की कल्पना ही की जा सकती है, इनको देखना दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं तथा इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। अब परमाणु, पहले बताया था कि परमाणु विभाजित सबसे छोटा होता है, उसके बाद में टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? एटोक्स, जिसका अर्थ है अविभाज्य, पहले कहते थे।
लेकिन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि तत्व अत्यंत सूक्ष्म अभाज्य कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, यानी कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। सबसे पहले ये बताते थे परमाणु सबसे छोटा होता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने पर क्या कहने लगे, परमाणु विभाज्य है, यानी उसे विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है हमारा, विभाज्य। जो सबसे छोटा कण है उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, उसमें 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये मूलभूत कण है। प्रोटॉन को क्या कहेंगे, P, और इस पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को इसी तरह क्या कहेंगे, E, और इस पर ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन को N कहेंगे और ये उदासीन होता है। अब हम अपनी पाठ्यवस्तु में आए कुछ प्रश्नों को लेंगे। हमारे प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ आपके 3 प्रकार के होंगे। पहले पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। और पारभासी जिनके धुंधला सा चमकता है उन्हें पारभासी कहेंगे। अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रश्न को आप कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है तथा शक्कर विलेय पदार्थ है। ये 2 प्रश्न आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं। किसी द्रव जैसे जल में न घुलने वाले, जो नहीं घुलेंगे उन्हें क्या कहेंगे, अविलेय पदार्थ। तो ये प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है। तो मौलिक इकाई क्या होती है हमारी, परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप करेंगे, परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखो, यानी परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है। तो इसके अवयवी कण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अणु किसे कहते हैं। परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। जैसे अक्रिय गैसों को अगर छोड़ दें, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखना है आपको। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेगा, अणु नहीं लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हो। तो चुंबकीय किन्हें कहेंगे, चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, और जिनको आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे, 3 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखो। तो कौन कौन से होंगे, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। अगला प्रश्न करेंगे, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, यानी वर्गीकरण का मतलब क्या है। पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। एक प्रश्न और लिखेंगे आप, पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो पदार्थों का वर्गीकरण उनके आकार, बनावट, विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे आप, लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का मूल कण है, इलेक्ट्रॉन उस पर ऋण आवेश होता है, उसका प्रतीक E है, उसके खोजकर्ता का नाम है सर J.J. थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, उसका संकेत P है, उसके खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। वैसे इनका नाम रदरफोर्ड नहीं देता लेकिन खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इसी तरह न्यूट्रॉन, इस पे क्या आवेश होता है, ये उदासीन होता है, प्रतीक इसका N है, सर जेम्स चैडविक इसके खोजकर्ता हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न लेंगे इस पाठ्य पुस्तक के। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है। पहला है वस्तु को व्यवस्थित रखने में, वस्तु एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने में, वस्तुओं के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन सही हैं, इसलिए 4th पे निशान लगा देंगे, सभी हेतु। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी द्रव को गर्म करने पर, अगर आप किसी द्रव को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी भाप बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी,
ठोस में, गैस में, जलवाष्प में अपरिवर्तित रहता है। देखो अगर जल को गर्म करते तो जलवाष्प बनता, लेकिन किसी द्रव का नाम दे रखा है तो इसका आंसर होगा गैस में। अगर इसमें द्रव की जगह जल होता कि जल को गर्म करने पर क्या बदल जाएगा, तब इसका आंसर जलवाष्प होता। तो अब इसका आंसर होगा गैस में वो बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बर्तन, गैस को किसी बर्तन में रखने पर, मान लीजिए आपने गैस पूरे बर्तन में रख दी, बड़े बर्तन में, तो उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में रहेगी, या उसको खाली कर देगी। गैस को आप जिस बर्तन में रहेंगे उसी में वो पूरी पूरी आपकी फैल जाएगी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। इस पे आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ की निर्माण इकाई है, यानी पदार्थ किस चीज़ से बनता है। पदार्थ की मूल इकाई तो परमाणु होती है, हालांकि परमाणु अब छोटे छोटे कणों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, परमाणु। आप परमाणु पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सरल शब्द की सहायता से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठोस का आकार, आपको पता है ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और अगरबत्ती की सुगंध किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, गैसीय गुण के कारण। और पानी में घुल जाता है, क्या घुल जाता है पानी में, नमक भी घुल जाता है, शक्कर भी घुल जाती है, जो भी घुल जाता है वो आप लिख सकते हैं। और घय है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है, अणु। अगर इसमें कहता स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तब परमाणु लिखते, अब इसका आंसर होगा अणु। इस तरह से आप रिक्त स्थान पूर्ति कर लेंगे। ये आपका चैप्टर 2 कक्षा 6 विज्ञान का कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे अपनी क्लास पहली वीडियो को देखकर पहले प्रश्न लिख लेंगे, उसके बाद ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैंने दोनों वीडियो में आपको प्रश्न बताए हैं, आप पहली वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ढूंढकर आप उसके भी प्रश्न लिख लीजिए और इसके भी प्रश्न लिख लीजिए। धन्यवाद।